तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज। आपका लैंड रिसोर्सेज में क्या होता है, जो लैंड होती है वो बहुत वैल्यूएबल एसेट होती है जो कि नेचर हमें ब्लेस करती है। और आपकी जो लैंड होती है ये डिपेंड करती है, इसके जो मोस्टली जो इसके फ़ायदे होते हैं वो डिपेंड करते हैं इसके फर्टिलिटी पे और इसकी प्रोडक्टिविटी पे। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ क्रस्ट की, उसे हम सॉइल बोलते हैं। ये जो टॉप कवरिंग होती है लैंड की, ये कहाँ से डिराइव्ड की गई है आपकी, आपकी हो गई पेरेंट रॉक्स, हो गई वेजिटेशन, होगी एनिमल्स हो गए, और आपके क्लाइमेट जो चेंजेस होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग आपके स्प्रेड होते रहते हैं। तो ये सारे इनके जो लैंड है ये इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो डिराइव्ड फ्रॉम लिखा हुआ है, ये डिराइव्ड फ्रॉम का मीन्स है कि ये कैसे बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो जो अपर मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है लैंड को, जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है, उसे हम सॉइल कहते हैं। और इसकी एक जो ब्रांच होती है साइंस की जो इसके साथ डील करती है सॉइल के साथ, उसे हम पेडोलॉजी बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं सॉइल की, ऊपर से लेकर नीचे तक, डाउनवर्ड्स तक। तो यहाँ पर आपकी ये बताएगी, देखिए, होराइजन ए, होराइजन बी, होराइजन सी। तो जो आपका ए होता है ये क्या होती है, आपके टॉप सॉइल, जो कि ऑर्गेनिक मैटर से भरपूर आपकी होती है। फिर उसके बाद आता है होराइजन बी, इसमें क्या होते हैं, लिटिल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, बट यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं ये काफ़ी होते हैं आपके, डिजॉल्व्ड मिनरल फ्रॉम ए होराइजन प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आपके मिनरल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और होराइजन सी में क्या होता है, आपके बेड रॉक क्रैक्ड या फिर वेदर्ड होते हैं आपके। तो ये इस तरीके से आपके यहाँ पर क्लासिफिकेशन लगा लो, सॉइल प्रोफाइल लगा लो इसको। ठीक है, आगे जो सॉइल की कंपोजिशन है वो बताई गई है, इसमें क्या क्या होता है, लाइक मिनरल मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर, एयर। तो मिनरल मैटर में आपका क्या आएगा, जो रॉक्स होती हैं उसमें आपके कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात की गई है, जैसे कि आपकी क्ले, ग्रेवल, पेबल एक्सेट्रा हो गए, सैंड हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल जो वो होते हैं जो कि आपके प्लांट और एनिमल्स डिके होकर बनते हैं, और जो कि एक तरीके से आप खाद वगैरह टाइप भी उसको बोल सकते हो। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मटेरियल भी इसमें प्रेजेंट होता है सॉइल कॉम्पोजिशन में। उसके बाद आता है सॉइल ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से यहाँ पर क्या मतलब है कि सॉइल के पास अपना ही फ्लोरा फ्यूना होता है आपका, जिसमें इंक्लूड करता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी और एक्टिनोमाइसिट्स या फिर राइजोबियम। इस तरह से आपके सॉइल वाटर का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो सॉइल वाटर है वो इंटीग्रल कंपोनेंट है सॉइल का। आपके सॉइल के अंदर कंपोजिशन के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो जो सॉइल के अंदर आपका वाटर रिटेन करता है माइक्रोपोर्स में, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉइल वाटर। इसके बाद सॉइल एयर है। आपके जो सॉइल होती है उसके अंदर एयर गैप्स भी होते हैं ताकि आपकी रूट्स थोड़ा बहुत सांस ले सके, क्योंकि उसे हवा की भी ज़रूरत होती है। जैसे मिट्टी में पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही हवा की होल्स की भी ज़रूरत होती है ताकि वो एयर को ले सके। ये एक बहुत गुड कंपोनेंट होता है सॉइल का। इसके बाद आता है आपका लैंड डिग्रेडेशन। देखिए, लैंड डिग्रेडेशन नाम से ही आपको पता लग रहा है, जब ज़मीन की जो फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ जाए, डिप्लीशन ऑफ लैंड फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, दैट इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। तो जो हमें नेचर प्रोवाइड करती है सारे के सारे रिसोर्सेज, उसमें जो लैंड रिसोर्सेज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो प्लांट लाइफ है वो ग्रो करती है लैंड के ऊपर वाले टॉप मोस्ट लेयर पे। और सारे के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपके पानी वालों को छोड़कर आपके लैंड पर भी बहुत मात्रा में आपके ह्यूमन बीइंग्स या स्पीसीज रहती हैं। तो इसमें आगे आपका लैंड डिग्रेडेशन जो है, इसके जो कॉजेज़ हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसे हो सकती है, जैसे कि स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि का मतलब है आपका कि एक जगह से दूसरी जगह खेती करते रहना। एक लैंड पर आप पहले खेती करी, फिर उसको जला दिया, फिर दूसरी लैंड पर गए, फिर वहाँ पर खेती की, फिर जला दिया। तो ये क्या है, आपकी वेस्टेज ऑफ सॉइल है, डिप्लीशन ऑफ लैंड फर्टिलिटी है।
इसके बाद आपका इस तरीके से फॉल्टी एग्रीकल्चर में बहुत सारे और भी आते हैं आपके, कि जैसे डिमांड इंक्रीज हो रही है फूड की, सबकी क्रॉप्स की, तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं ताकि बेटर इरिगेशन हो आपकी। बट इससे हैवी प्रेशर पड़ता है सॉइल के ऊपर, जो कि नेचुरली फर्टिलिटी को डिक्रीज करती है। इसके बाद आता है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में क्या है, जैसे कि वो वाली क्रॉप्स आपके उगाना जिससे हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, खाने के लिए नहीं बट जिनसे प्रॉफिट हो, जैसे कि आपकी मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स हो गई, गन्ना वगैरह हो गया, दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, कॉटन हो गई, मतलब खाने के लिए ना होकर दूसरी सिर्फ पैसे के लिए अगर हम उसको प्रॉफिटेबल क्रॉप्स को लगाएंगे ईयर बाय ईयर, तो आपकी जो क्वालिटी है सॉइल की वो भी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। उसे हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग की खेती करनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही खेती को हमेशा एक लैंड पर उसी को चलते रहे, ठीक है, उसको बदल बदल कर उस खेत पर कृषि करनी चाहिए अलग अलग आपके क्रॉप्स की। इसके बाद आता है वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। देखिए वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी आपको पता ही है। वाटर लॉगिंग क्या होता है, जब पानी की निकासी नहीं होती उसको वाटर लॉगिंग बोलते हैं। और सैलिनिटी का मतलब है आपका जब जो सोल्ट होता है वाटर में जो प्रेजेंट होता है वो इतनी मात्रा में होता है कि आपका ऊपर वाली परत पे जो आपकी सॉइल है उस पर जम जाना उस मिनरल का, ठीक है, या फिर सॉल्ट का, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, सैलिनिटी होती है, वो भी आपकी लैंड डिग्रेडेशन को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चरने वाले जो जीव हैं उनको लैंड डिग्रेडेशन में भी बहुत ज़्यादा वो पार्ट निभाते हैं। जैसे कि आपके भेड़ बकरी हो गए, ठीक है, इस तरीके के, या फिर आपके लगा लो गाय भैंस हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ये चरने वाले एनिमल्स हैं और ये क्या करते हैं, मतलब घास को जड़ से उखाड़ देते हैं, जिससे उसकी भी लैंड डिग्रेडेशन होने का बहुत ज़्यादा नुकसान या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद क्या होता है आपका डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से आपको पता है कि जब हम फॉरेस्ट को रिमूव कर देते हैं तो उसे डिग्रेडेशन बोलते हैं, आपके डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं, जिससे कि क्या होता है जो सॉइल जो होती है वो इरोजन, सॉइल इरोजन आपको पता होगा, नहीं पता हो तो आप वैसे भी सर्च कर सकते हैं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सॉइल की उसका बह जाना, ठीक है। तो वो भी डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन करती है, जो कि लैंड डिग्रेडेशन एट लास्ट करती है। इसके बाद आते हैं आपका इरोजन। इरोजन अभी मैंने ऊपर बता दिया। माइनिंग, माइनिंग मतलब खुदाई, ये भी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो माइनिंग क्या होता है एक्टिविटी, ये भी आपको पता है। आगे आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। तो अब हम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। देखिए अपने लैंड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से कंजर्वेट कर सकते हैं उसके तरीके देखते हैं। ये है आपके, जैसे कि आपका एफॉरेस्टेशन हो गया। ये किस तरह से होंगे, अगर हम ट्रीज़ को दोबारा से उगाएंगे, ठीक है, एक ख़राब हुई ज़मीन पर या फिर डिग्रेडेड लैंड पर, उसको इरोजन से बचाने के लिए, तो ये क्या है आपका एफॉरेस्टेशन कहलाता है। सॉइल इरोजन प्रिवेंशन का मतलब क्या है कि आपके पेड़ पौधे लगाना या फिर एक तरीके से प्लांटिंग ऑफ ग्रास हो गई, या फिर मतलब जब हम प्लांटेशन करते हैं ताकि जो आपकी सॉइल के टॉप मोस्ट लेयर है वो बह ना जाए। तो ये कुछ तरीके हैं सॉइल इरोजन के प्रिवेंशन की। इसके बाद आते हैं आपके रिस्टोरेशन ऑफ लैंड फर्टिलिटी। जो आपके लैंड की फर्टिलिटी है उसको दोबारा से रिस्टोर करना आपकी लैंड फर्टिलिटी की रिस्टोरेशन कहलाता है। जैसे कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स को, क्रॉप रोटेशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि बारी बारी से आपकी अलग अलग खेतियाँ करना। एक ही तरह की खेती करते हैं तो वो भी लैंड डिग्रेडेशन को सपोर्ट करती है। तो अलग अलग क्रॉप रोटेशन में आप अलग अलग क्रॉप्स को लगाएं तो आपकी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी बनी रहती है सॉइल की, ठीक है। तो इस तरह से रिस्टोरेशन ऑफ लैंड फर्टिलिटी हो गया। रिक्लेमेशन ऑफ माइनिंग साइट्स, आपका ये क्या है कि जो साइट्स जो माइनिंग के बाद बचती हैं, ठीक है, उनको दोबारा से प्लांट्स और ट्रीज से आपका फॉरेस्टेशन कर दी जाए, जो कि क्या है इन्वायरमेंट पर से आपके बहुत सही रहता है, जिससे कि आपकी लैंड डिग्रेडेशन रुकती है। उसके बाद ओवरग्रेजिंग को रिड्यूस करना, ऑल्टरनेटिव लैंड यूज हो गए, ये सारे के सारे आपके कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज के कुछ पॉइंट्स हैं। इसके बाद आता है आपका मैन इंक्लूडेड लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड का मतलब क्या है आपका, भूस्खलन भी जिसे हिंदी में बोलते हैं। लैंडस्लाइड होता है आपका कि आपके कोई भूमि जो
भूमि का कुछ भाग सरक जाए अपनी जगह से, उसको हम लैंडस्लाइड बोलते हैं आपका, ठीक है। मूवमेंट ऑफ लैंड रॉक फ्रॉम इट्स प्लेस, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका, नेचुरली हो सकता है जैसे कि फ्लड वगैरह से, क्लाउड ब्रस्ट से, और स्ट्रीम चेंजिंग से, अर्थक्वेक से, वोल्केनिक इरप्शन से, और कुछ आपके मैनमेड भी हो सकते हैं, लाइक डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, या फिर रेलवे ट्रैक्स और एक्सप्रेसवेज ट्रैक्स को बनाना, या फिर मेगा हाइडल प्रोजेक्ट्स को बनाना, या फिर फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स का आपका क्या है, ये लैंडस्लाइड को कॉज करती है। उसके बाद टूरिज़्म हो गई, मतलब इतना हद तक हम किसी चीज़ को ठोक पीट दें, ठीक है, जैसे कि आपके पहाड़ वगैरह, तो वहाँ पर हम इस तरीके से इतना सारा कुछ, माइनिंग वगैरह हो गई, आपके सड़कें बनाना, रेलवे ट्रैक्स बनाना, इतना सारा कुछ हो जाता है कि कई बार जैसे बारिश आ जाती है तो ज़मीन कमज़ोर हो जाती है, वो अपनी जगह से खिसक जाती है। तो ये मैन इंक्लूड्स लैंडस्लाइड्स, आपकी यहाँ पर कुछ फैक्टर्स थे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का आपको बता सकी हूँ मैं कि टॉप मोस्ट जो लेयर होती है सॉइल की, फर्टाइल लेयर होती है, उसका बह जाना, ठीक है। लॉस ऑफ टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। देखिए तो टाइप ऑफ सॉइल इरोजन यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले है वाटर इरोजन। इसमें क्या होता है आपका, जो वाटर होता है वो बहुत तेज़ी से आपका बहता हुआ टॉप मोस्ट जो लेयर होती है उसको अपने साथ ही बहा ले जाता है। वो किसकी वजह से होता है, लाइक आपका बहुत ज़्यादा बारिश का होना, फ्लड का आ जाना, या फिर आपका स्नो जो होती है वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाना, उसकी वजह से भी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी आपका क्या होता है, वाटर इरोजन आपका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब इसमें आपके हो सकते हैं शीट इरोजन, रिल इरोजन, गली इरोजन, वेव इरोजन, रिपेरिन इरोजन। तो देखिए सबसे पहले आपका शीट इरोजन। इसमें क्या होता है कि जो आपकी टॉप सॉइल होती है वो क्या होती है, एक तरीके से शीट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है, और उसके अंदर आपका क्या होता है, उनके अंदर पानी आपका चला जाए, ठीक है, और क्या होगा, वो जो आपके इस तरीके से हो जाती है कि वाटर इतने ज़्यादा लेवल पे प्रेजेंट हो जाता है, जो शीट्स होती हैं आपकी सॉइल की वो एक के ऊपर एक होती हैं और वो फिर बहना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बाय शीट आपके टॉप मोस्ट जो सॉइल की लेयर है वो आपकी वाटर की वजह से निकलती जाए, उसे शीट इरोजन बोलते हैं। रिल इरोजन का मतलब होता है आपका जब वाटर फ्लो जो हो रहा है वो आपका क्या क्रिएट करता है, रिल्स क्रिएट करता है, स्मॉल वाटर वेज क्रिएट करता है। जैसे कि आपका इस तरीके से, मतलब ऐसे लाइनें, ये जैसे मेरी उंगलियां मान लीजिए लाइनें हैं, ये इस तरीके से बना देना, ठीक है। तो ये क्या है, वाटर क्या क्रिएट कर रहा है, स्मॉल वाटर वेज क्रिएट कर रहा है। पर्टिकुलरली ये क्या होता है आपका, सॉइल इरोजन को कॉज करता है आपका, क्योंकि इनमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है, ये पानी बहता बहता क्या करेगा, उस जगह से आपके फर्टाइल सॉइल है उसको भी अपने साथ बहाता लेकर चला जाएगा। अब यहाँ पर गली इरोजन का मतलब क्या बताया गया है, लार्ज पैसेजेस आर क्रिएटेड बाय फास्ट फ्लोइंग वाटर। इसका मतलब क्या है कि वाटर जहाँ से, मान ली किसी ज़मीन से वाटर बह रहा है तो वो क्या करता है, बहुत बड़ा हिस्सा उसके साथ अपना पैसेज के साथ ले जाता है बहा कर, उसको हम बोलते हैं गलीज, ठीक है। उससे क्या होता है, वो वहाँ पर काफ़ी सारा एक तरीके से गड्ढा टाइप बढ़ जाता है या फिर आपका डिग्रेडेड हो जाती है लैंड, तो इसको क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं। उसके बाद वेव इरोजन होता है। वेव इरोजन का मतलब आपका क्या है, जो आपके नदी के किनारे हैं, ठीक है, यहाँ पर रिवर बैंक्स की बात की गई है, जो आपके किनारे होते हैं वहाँ पर जो हवाएं हैं वो इस तरीके से चलती है आपकी, ठीक है। हवाओं के साथ आपका पानी बहकर इस तरीके से आता है नदियों का किनारों के पास कि वो क्या करता है, टॉप मोस्ट जो फर्टाइल लेयर होती है उसको भी अपने साथ बहाता हुआ लेकर चला जाता है। तो ये कहाँ की बात हो रही है, किनारों की बात हो रही है, समुद्र किनारे की, नदी किनारे की, जहाँ पर भी आप लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है आपका रिपेरियन इरोजन। इसमें क्या होता है आपका, साल्टेशन ऑफ रिवर्स मेक दैम शैलो, thus cause of overflow of water from the river banks causing soil erosion। ये भी इसी तरीके का होता है, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर यही बताया गया है। ये रिवर्स के केस में बताया गया है आपका क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है जब आपके जो रिवर बैंक्स होते हैं उस पर फ्लो ऑफ वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो भी आपके रिपेरियन इरोजन कहा जाता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, सिंपल आपका ये बताया गया कि फ्लो ऑफ वाटर इस तरह से आता है आपका, और आपका मिट्टी को बहाकर लेके जाता है। वेव इरोजन और रिपेरियन इरोजन में आपका डिफरेंस ये है कि बहुत बड़ी बड़ी वेव्स आती हैं आपकी, बहुत बड़ी बड़ी वेव्स क्या करती हैं आपके, वो वहाँ से लैंड को डिग्रेड कर देती है। इसके बाद आता है आपका विंड इरोजन। विंड इरोजन का मतलब क्या है, हवा की वजह से आपका जो टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर है उसका बह जाना, ठीक है, इरोज हो जाना आपका। तो इसमें आपके मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन या फिर सॉइल इरोजन प्रिवेंशन मेथड्स आपके कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे कि बायोलॉजिकल मेथड्स। तो देखिए कंजर्वेशन में हम क्या कर सकते हैं आपका, जैसे कि बायोलॉजिकल मेथड्स में आपका इंक्लूड होता है जैसे कि आपका ट्री प्लांटेशन कर देना, फार्मिंग ढंग से करना, क्रॉप रोटेशन होगी, स्ट्रिप क्रॉपिंग होगी। उसमें क्या होता है आपका, जो क्रॉप की जो प्लांटिंग होती है वो रोज में होते हैं ताकि आपका जो वाटर है वो अच्छे से फ्लो कर सके क्रॉप्स के अंदर। तो इस तरीके से आपके ये कुछ सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स में आपका मैकेनिकल मेथड भी आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है और विंड है इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन करने की बात की गई है। जैसे कि आपका किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पर छोटे छोटे गड्ढे अगर हम बना दें, ठीक है, आपके जो क्रॉप जब हम लगा रहे हैं तो साइड में अगर छोटे छोटे गड्ढे बना दें तो अगर ज़्यादा पानी हो जाता है तो वो उन गड्ढों में जाकर आपका भर सकता है। उससे क्या होगा, आपका वाटर फ्लो आपका मेंटेन रहेगा, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, सैलिनेशन भी आपकी नहीं होगी। इसके बाद आपका बेंच टेरेस कंस्ट्रक्शन एक अनदर प्रैक्टिस है जिससे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। कुछ अदर मेथड्स भी बताए गए हैं जैसे कि आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स डैम्स, डाइवर्जन टू रेगुलेट एक्सेस वाटर रन ऑफ, ठीक है, इस तरीके से आप ये भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ डेजर्ट और कन्वर्टिंग लैंड इन डेजर्ट। किसी लैंड को हम जब डेजर्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे डेजर्टिफिकेशन होते हैं। ये आपके किस तरीके से होते हैं, रिजल्ट मतलब किस वजह से बनते हैं, या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बन सकते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बन सकते हैं आपके, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं। जैसे कि आपके एग्रीकल्चर कंट्री है, जैसे कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर आपकी कंट्री है, जो कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो मेनली किस पे डिपेंड करते हैं, आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर लिविंग्स। तो इस तरीके से लैंड रिसोर्सेज पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आपका आ जाता है और इससे क्या होता है, कल्टिवेटेड लैंड जो होती है वो इंक्रीज होती है, न्यू एरियाज हम दोबारा से क्लियर आउट करते हैं जिसकी वजह से आपका बहुत लार्ज स्केल पर डिफॉरेस्टेशन आपका होता है, ठीक है, जिससे हमारा क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन को ये लीड करता है, ठीक है। Some other factors responsible for desertifications are intensive agricultural practices degrade the land, ठीक है, mining activities, overgrazing। तो ये कुछ आपके फैक्टर्स हो गए रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेजर्टिफिकेशन। इसमें आपका आगे आता है, अब नेक्स्ट आपका यहाँ पर बताया गया है एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। इससे क्या होता है, आपका लैंड फर्टिलिटी का लॉस होता है आपका, ठीक है, मीन्स इसका क्या है, प्लांट्स एनिमल्स का लॉस होना, आपका बायोडाइवर्सिटी का लॉस होना, ड्रिंकिंग वाटर का ना मिल पाना उसका लॉस होना, आपका किस तरीके से लॉस ऑफ लैंड मीन्स सोशल अनरेस्ट एज पीपल सेल देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। फार्मर्स में अटेम्प्ट सुसाइड, मतलब लैंड डिग्रेडेशन होने की वजह से आपका क्या है, जो लोग हैं वो वहाँ से पलायन करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं, और जो उनके हैं उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बेचनी पड़ जाती है। कई बार उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते फार्मर्स के पास, जिसकी वजह से उन्हें सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ जाता है। इन्वायरमेंटल लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो ये कुछ क्या है आपके एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेजर्टिफिकेशन। इसके बाद कुछ कंट्रोल्स यहाँ पर बताए गए हैं कि द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन इज डिक्लेयर्ड इन ईयर 2006, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या करा गया है, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए आपका क्या जो यहाँ पर मेजर्स हैं या फिर पॉइंट्स है या फिर फैक्टर्स हैं, उसके आपको क्या क्या बताया गया है कंट्रोल करने के लिए, एफॉरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, मोर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंट सेंसिटिव एग्रीकल्चर, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ माइनिंग, चेक पॉपुलेशन ग्रोथ।
तो यहाँ पर रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बता रखा है। देखिए जो आपकी सोसाइटीज़ होती है वो कैसे बनती है, एक एक इंडिविजुअल से मिलकर बनती है आपकी। तो एक एक इंडिविजुअल अगर सोसाइटी में अवेयर होगा तो हम अपनी सोसाइटी की प्रोग्रेस या फिर प्रॉस्पर आपके कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हम कर सकते हैं। तो हमारा जो मैन काइंड है वो क्या करती है, वो स्टार्टिंग से ही नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना इस पर डिपेंडेंट थी, ठीक है, अपने लिविंगहुड के लिए। तो हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज की जो कंजर्वेशन करनी चाहिए उसमें एक इंडिविजुअल का क्या क्या रोल हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ इंडिविजुअल एफर्ट्स बताए गए हैं, जैसे कि फूड फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आपको बताया गया है कि प्लांट एंड प्रोटेक्ट ट्रीज एंड ऑल्सो इंश्योर दे ग्रो, ठीक है। अपने घर पे भी हम प्लांटेशन कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपका अच्छा रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन में आपका आ जाता है। रिसाइकल्ड पेपर को यूज़ करना, लोगों को मोटिवेट करना कि ट्रीज़ को और लगाते रहें, और आपका स्लेट और चौक का यूज़ करना ताकि आपका बार बार जो रफ वर्क है, ठीक है, वो हम शीट्स पे ना करते हुए, ठीक है, लिख लिख कर शीट्स को बर्बाद करते हैं, क्योंकि शीट्स आपकी किससे बनती है, पेड़ से बनती है। इस करके हम अगर चौक और स्लेट का यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका पेपर की वेस्टेज जो रुक जाती है। पेपर की वेस्टेज रुकेगी तो ट्रीज़ का कटना भी थोड़ा बहुत कम होगा। इसके बाद आपकी यहाँ पर कुछ लैंड रिसोर्सेज को बचाने के, कुछ कंजर्व करने के बता रखे हैं तरीके। तो वो क्या है आपका कि जो लैंड पोल्यूशन है, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि रिसाइकल, अभी ऊपर भी यही बात की गई कि रिसाइकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद आपका जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको ना यूज़ करें। क्रॉप्स को हम बाद में कटने के बाद फसल को हम जला देते हैं, वो ना करें। ओवर ग्रेजिंग ना करें जिससे कि सॉइल इरोजन आपका रुक जाएगा। पॉलीथीन्स का यूज़ भी ना करें, क्योंकि ये क्या होता है, आपका बहुत टाइम लगता है इसको गलने के लिए, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा बहुत टाइम तक आपका प्रेजेंट रहता है। तो लैंड रिसोर्सेज वगैरह ये सारी चीज़ें आपके, फॉरेस्ट रिसोर्सेज हो गए, ये आपके तरीके हो गए, ठीक है। अब आता है आगे आपका वाटर रिसोर्स। हम वाटर की जो वेस्टेज है उसको रोक सकते हैं। जैसे कि हमारे किचन जो होती है उसमें जब हम बर्तन वगैरह मांजते हैं तो उसको हम क्या करें, जो पानी होता है उसको चलता ना छोड़े। और हम क्या कर सकते हैं, एक जैसे हमें घर की सफाई करनी होती है, घर में हमारा बरामदा इतना बड़ा होता है तो क्या करते हैं, हम पाइप लेकर बहुत मतलब साफ़ करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है, उससे बढ़िया है कि हम क्या करें, बकेट एंड मॉप लेकर आपका जो बरामदा है उसको साफ़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय कि पाइप से वाटर की वेस्टेज करने के लिए। और इसी तरीके से आपके वाटर कंजर्वेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, वो सिस्टम यूज़ करना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब हमें नहीं चाहिए होती तो उसको बंद कर दें। इलेक्ट्रिकल जो एफिशिएंट डिवाइसेस हैं घर पर उन्हीं को यूज़ करें। आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, ठीक है। अभी कोरोना के टाइम पे तो बच के रहना, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर भी याद रखनी है। तो आपके जो एसीज़ हैं, डिश वॉशर है, वॉशिंग मशीन है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, इन्वायरमेंट में भी थोड़ा बहुत नुकसान क्रिएट करते हैं, ये तो आपको पता ही है। और आपका तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ट्रेडिशनल उस पर जाना चाहिए एनर्जी सेव करने के लिए। जैसे कि आपके क्या हो सकते हैं, वाटर को कूल रखने के लिए आपके जो मटके होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं बजाय कि रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए। और आपके CFL यूज़ कर सकते हैं बजाय कि इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब। इसके बाद फूड रिसोर्सेज आते हैं। खाने को वेस्ट ना करें। जो हमारी पॉपुलेशन है उसको ये बताया जाए कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे फूड रिसोर्सेज पर आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से दोबारा हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे नेचर पर ही इसका असर पड़ता है। और अवॉइड करें कि आपका खाना वेस्ट ना हो। पर्टिकुलरली जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो आपका खाना अगर बच जाता है तो उसको पैक करवा कर ले आएँ। तो इस तरीके के कुछ आपके ये इनिशिएटिव्स हैं जो आप ले सकते हैं। जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको अवॉइड करें आप, ठीक है। और आप किस तरह का खाना खाएं, जैसे कि आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है उस तरीके का खाना आप खाएं तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपका, ठीक है। इस तरह से आपके ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए आपके कंसिडरेबली
इकोनॉमिकली एथिकल्स, आपके ये सारा का सारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इकोसिस्टम, आता है जिसे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।